नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे स्टूडियो में हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में डिजिटल मीडिया के आप कह सकते हैं बेताज बादशाह हैं और उन्होंने बुंदेली बौछार की जो शुरुआत की थी, आज घर घर में पूरे बुंदेलखंड में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में बुंदेली बौछार को बच्चा बच्चा महिला पुरुष हर वर्ग के लोग इतना लाइक करते हैं और उसका संचालन करने वाले सचिन चौधरी कहें या सचिन जैन कहें, आज सौभाग्य से हमारे स्टूडियो में हैं। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि सचिन ने निश्चित तौर पे पूरे मध्य प्रदेश में यूट्यूब को फेसबुक को के जरिए जिस तरह बुंदेली का प्रचार किया है, तो इन्हें तो एक बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। बुंदेली भाषा को घर घर, इतनी मीठी भाषा है बुंदेली, जिसे घर घर पहुंचाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम बुंदेली भाषा के साथ साथ उनसे ये भी बात करेंगे कि बुंदेलखंड की 5 सीटों पर अभी सचिन भैया एक राउंड लगा के आ गए हैं पहला, और वे क्या क्या देख के आए हैं, क्या होने वाला है। हम 4 सीटें मध्य प्रदेश की और 1 उत्तर प्रदेश की झांसी, इन 5 सीटों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इस बार ऊंट किस करवट बैठने वाला है। क्या वाकई एक तरफा माहौल है या एक आध सीट पे कहीं फाइट दिखाई दे रही है। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं दिल से बड़ी बधाई देता हूं आपको कि निश्चित तौर पे आपने बुंदेली भाषा को घर घर पहुंचाने का जो कार्य किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं जानना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में चुनावी ऊंट किस करवट बैठने की संभावना है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद भाई साहब, और आपका आशीर्वाद, सबको प्रेम हमेशा मिलत है। और बुंदेलखंड में जैसे बात करें, यूपी एमपी के बुंदेलखंड में मिलाकर 8 सीटें हैं, 4 यूपी में 4 एमपी में। और जैसे आपने 5 सीटों की बात करी कि 4 एमपी की और 1 यूपी की, तो माहौल तो लगभग वैसे ही है जैसे जिसकी लगभग उम्मीद है। लेकिन कछु कछु जगह ऐसी स्थिति है कि थोड़ी बहुत कोशिश है कि आसपास पहुंच जाए, लेकिन उनमें भी हमें जो लगत के जो जा उम्मीद है, जब संभवतः झांसी सीट पे शायद हो जाए अगर चुनाव उठ गया तो। चूँकि 3 चरण हैं इस बार जो विपक्ष के जो नेता हैं, इन 5 सीटों की बात करें, पहले चरण तो जो है कि चुनाव लड़ पा रहे, दूसरा चरण जो है कि चुनाव की लड़ाई तक पहुँचे, तीसरा जीत है। जीत बहुत कोसों दूर की स्थिति है। पहले तो अपने आप को, इन नेताओं को जो साबित करने पर है कि हम लड़ाई में हैं। जब आप लड़ाई में हो तब जनता आपके साथ आप है। तो अबे तो सबसे बड़ा संघर्ष यही चीज़ को है, और अबे 5 सीटों पे इसी सीट का संघर्ष है। और ई के संगे ही जो है, जैसे एक सीट की अगर बात करें, जैसे टीकमगढ़ की बात करें, तो टीकमगढ़ सीट पे वीरेंद्र खटीक उम्मीदवार हैं। पंकज अहिरवार को टिकट मिली है क्योंकि अहिरवार समाज होते बड़ी संख्या में, लेकिन अकेले अहिरवार समाज से पूरा चुनाव जीत नहीं सका। जब बात किरण अहिरवार जब पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी, उससे साबित भाई। और वीरेंद्र खटीक के बारे में बहुत सामान्य सी एक बुंदेली में कही जात ना, ना जी को अच्छो करत ना बुरा करत। तो जब अच्छो बुरा, चूंकि अब सेंट्रलाइज सिस्टम है, सब केंद्र सरकार से सीधे मैनेजमेंट है, सांसदों की बहुत ज़्यादा भूमिका जो है ऐसी परिस्थितियों में है नहीं कि भैया सांसद कोई बड़ी घोषणा कर रहे हो। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं बेबखूबी लागू हो जाए, जय सांसदन का जय काम। मतलब उनकी ना नाराजगी है ना खुशी है उनसे। तो नाराजगी और खुशी नहीं है, तो ऐसे आदमी खूब, खासतौर से बुंदेलखंड की जनता या जो खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों की जनता है, वो कई दफा जो है वो पसंद करने लगत कि सांसद कोई बन जाए, दबंग हो, माफिया हो, उसे अच्छो भैया ठीक है, जे कछु अच्छो नहीं करत, बुरा नहीं करत, राम राम कर लो मिल जात। और जैसे हम जो है बीच में एक बार हम लिखी थी कि बुंदेलखंड की राजनीति है इतनी सनम, और 13 से शुरू हो भंडारे पे खत्म है ना, कि आपको कि ना ब्याह में चले जाओ, आप जो है 13 में चले जाओ, भंडारे में चले जाओ, एक में जनता खुश है। तो वीरेंद्र जी तो ई में बढ़िया है, और जैव सागर में उनको सिस्टम रहो, भ्रष्टाचार के कोई आरोप उन पे नहीं है, सादा जीवन टाइप को है, स्कूटर से अपने चले जा रहे, तो उनमें चले। पंकज नए हैं, नए के हिसाब से कितनों कवर कर पात, वो एक चुनौती है। ई के बाद अगर बात करें सागर सीट की, तो सागर सीट पे ही वही स्थिति है कि गुड्डू राजा को टिकट दई, लता वानखेड़े जो है कैवे खो, बाकी बहुत बड़े नामों के तौर पे नहीं है, लेकिन लता वानखेड़े मूल रूप से भाजपाई हैं। सरपंच से उनने अपना करियर शुरू करे, मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही, महिला आयोग की अध्यक्ष, तो कोई ऐसा कोई अनजान चेहरा नहीं है लता वानखेड़े। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, तो अरुणोदय चौबे पे दांव हो तो सुबह चले गए। तो ई चक्कर में फिर गुड्डू राजा इकलौती विजय बने के भैया कछु कम से कम चुनाव। गुड्डू राजा भी अभी आए थे कांग्रेस में। हाँ जी, अभी आए थे। और ये रहने वाले यूपी के हैं, ललितपुर के हैं, और उन्हें सागर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसा लग रहा है। मजबूरी को नहीं, महामजबूरी को नाम गुड्डू राजा जैसी स्थिति है कि कोई है ही नहीं है, तो निर्विरोध तो नहीं करा दे। क्योंकि क्या है, जैसे कल अब एक बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि चुनाव आयोग के वो अलग चीज़ है
कि भैया इतने पैसा को खर्चा है, लेकिन सामान्य स्थिति जा है कि लोकसभा क्षेत्र में कोनो आदमी शुद्ध ईमानदारी से भी चुनाव लड़े तो भी बहुत बड़ा पैसा चाहिए। कहा कि 2200 तो पोलिंग बूथ हैं होते, जो पोलिंग बूथ पे बस्ता लेके जो को भी कचू ना कचू खर्चा पानी देने पड़े, कार्यालय चले, 8 विधानसभाओं में गाड़ियाँ चले, तो और जब सामने हार सुनिश्चित दिखे तो कोनो भी भलो आदमी तो चुनाव लड़वे से बचे कि भाई एक तो आर्थिक नुकसान और राजनीतिक तौर पे हारे नेताओं में गिनती, तो दूर दूर तक कोनो आदमी सागर में चुनाव लड़वे तैयार नहीं है। तो एक टोपी पहराई जा रही थी अरुणोदय चौबे को, सुबह पहले खिसक के अपने भाजपा में आ गए, तो गुड्डू राजा आखिरी विकल्प बचे, पकड़ में आ गए कि चलो तुम आ जाओ, सुबह पकड़ा गए। अब गुड्डू राजा के संगे कहा है कि एक तो यूपी वालों कौन से पैसा तो खर्च करेंगे, नहीं पैसा खर्च कर ले, पैसा में आप लोकसभा को चुनाव पैसा खर्च करके जीत नहीं सकते है ना, इतनी जनता के बीच में तो मैनेजमेंट नहीं कर सकते। पैसा इतना करेंगे नाम हो जाए भैया, हो होर्डिंग लग रहा है, बैनर लग रहा है, पोस्टर लग रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, बस ई में हो जाए कि हो कांग्रेस को कोनो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो। लेकिन चूंकि गुड्डू राजा ललितपुर से भोपाल आए, उनकी तैयारी थी खुरई विधानसभा से, उतने टिकट नहीं मिली। एक विधानसभा में चूंकि खुरई जो विधानसभा है ललितपुर का बॉर्डर है मालथुन से, तो एक विधानसभा में अगर भी लड़ते तो शायद थोड़ा बहुत प्रभाव छोड़ सकते। और सागर लोकसभा में बड़ी बात कहा है कि 3 सीटें इसमें है विदिशा जिला की, तो उतने तो और ही 0 है, तो उनको अपने आप को कि हम गुड्डू राजा हैं जो ही कैबे में आए जब तक चुनाव आ जाए, है ना, तो जा स्थिति है। ई के बाद अगर दमोह की बात करें तो दमोह में राहुल लोधी पे दांव लगाओ, बड़ो चौंकावे वालों निर्णय, लेकिन राहुल लोधी दावा कर रहे हैं कि उनकी टिकट में जयंत मलैया को बड़ा योगदान है। वे कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के समय हमारी बात हो गई थी कि हम मलैया जी को ईमानदारी से काम करें और ई के बाद जो है लोकसभा में हमें मिले, और वो कमिटमेंट पार्टी ने पूरा करे जो उनको दावा है सब जगह कह रहे। और ऊ के पहले मलैया जी से उनके कैसे संबंध रहे वो सब जानते ही हो आप, लेकिन ई के बाद भी जी तरीके की सामंजस्यता होते दिखाई दे रहे, मतलब मलैया जी और राहुल लोधी 2 ही जने संग प्रचार कर रहे हैं बाकायदा हाथ में हाथ पकड़ के, जो अपने आप में बड़ो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। कहा कि राहुल लोधी इतने कर रहे होते, गोपाल भार्गव हैं, वहाँ सामने तरवर लोधी आ गए हैं, लोधी वर्जन लोधी हो गई है वहाँ, वो तो लोधी वर्सेस लोधी में भी जैसे उतने भी फिर वही पॉइंट फंसो। उतने पहले टिकट की तैयारी चल रही थी गौरव पटेल की, गौरव पटेल उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष दमोह, सुबह भी खिसक ले भाजपा में आ गए टिकट छोड़ के। अब उतने भी फिर एक ढूंढे एक भैया को करे, तो अब वो गरीब आदमी मिले, अब वो कह रहे हम लोग कचू है ही नहीं यहाँ, लेकिन अब लड़ रहा हो, लेकिन अब समस्या उसके संगे दूसरी है, उसका जो मूल प्रभाव है केवल बंडा विधानसभा में, और थोड़ी बहुत मान लो आप स्थिति के बड़ा मलहरा विधानसभा में थोड़ी बहुत स्थिति, लेकिन दमोह जिला में शून्यता है, उसके साथ 0 है, मतलब दमोह से उसको कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि दमोह लोकसभा में 4 सीटें हैं दमोह जिला की, ई के अलावा 2 हैं सागर जिला की, 3 सागर जिला की, 1 है छतरपुर जिला की। तो अब इन ई क्षेत्र में केवल बंडा और बड़ा मलहरा, ई के आगे भी कहते हैं जो बड़ो सवाल है। दूसरी चीज जो सामाजिक तौर पे जो बुंदेलखंड में लगभग सब जगह देखी जाए कि जब एक समाज के 2 उम्मीदवार खड़े हों तो बड़े वाले को वोट दे जनता, मतलब जो उनके समाज के लोग भी, जैसे बंडई में जितने अभी तरवर सिंह लोधी 3रे नंबर पर रहे थे अभी चुनाव में, तो उनके संग समस्या क्या होगा, उन्हीं के समाज के बड़े पुराने शिवराज लोधी जो सांसद रहे उनके बेटा बीरेन सिंह लंबरदार को टिकट दे दी। अब वे जो है उतने आदमी ने बड़े लोधी को टिकट जीत, तो जब आप अपनी विधानसभा में ही अपने लोधियों के नेता नहीं बन पाए तो फिर अब फिर लोकसभा में कैसे बनो। तो 3 सीटें, अब खजुराहो में तो स्थिति आपके सामने ही है कि तो कांग्रेस है ही नहीं ना वहाँ, तो कांग्रेस ने समाजवादी को दे दिया, समाजवादी को दे दी। समाजवादी पार्टी ने बिजावर से जो लड़े थे तो वे कोई अब आज की स्थिति में तो जो है वे कहते हूँ उनको नाम लेवा है नहीं है, लेकिन हमारी सूचना है कि टिकट में परिवर्तन हो सका थे, और लेकिन को आ रहा को नहीं आ रहा, मतलब वे बहुत तो समाजवादी टिकट बदल सकती है, ये बात आप हमारे पास सूचना है कि इसको लेके थोड़ी बहुत सुगबुगाहट अब शुरू हुई, 1 आध दिन में इसको परिणाम मिले। अब झांसी में चलें तो झांसी में अनुराग शर्मा है, सामने प्रदीप जैन है। प्रदीप जैन चूंकि अपनी राजनीति को जिसको कही जाती है कि खुद पॉलिटिकल सोसाइटी के अपने 1 आध 2 काम में खुद कर चुके, तो वो वजह से अब उनको दोबारा से रिवाइव हो बड़ा कठिन है। उनकी इकलौतो उनको जो पॉजिटिव पॉइंट है वो जो है कि पब्लिक से लगातार कनेक्टिविटी जनता के बीच में है, लेकिन जब वे 2014 में लोकसभा को चुनाव हारे 4थे नंबर पर रहे, केंद्रीय मंत्री रद्द भय, अब मात्र 80,000 वोट मिले उनको, जमानत जब्त भई। ई के बाद उन्होंने नगर निगम के महापौर को चुनाव लड़ रहा हूँ में भी 3रे-4थे नंबर पर रहे, तो उतने से फिर उनको ग्राफ डाउन है। बाकी कांग्रेस की कोई यूपी में बहुत अच्छी स्थिति है नहीं है, लेकिन इतने उनको जो उम्मीद है कि सपा के संगे जो कांग्रेस को गठबंधन है, पिछली बार समाजवादी पार्टी के जो है उम्मीदवार को 3.5-4 लाख के आसपास वोट मिले थे। अब इनको जो उम्मीद है कि अगर सपा को वोट ईमानदारी से हमारे संगे आ जाए तो यादव वोट, मुस्लिम वोट और जैन वोट और जो कांग्रेस को अदर वोट, इतनों मिला के एक सम्मानजनक स्थिति पहुंची जा सकता। तो अगर
इन 5 में हमें जो दिखाई दे रहा हो कि केवल झांसी की सीट ऐसी है कि अगर प्रदीप जैन पहले तो अपने आप को लड़ाई में बता पावेंगे, देखो हम फाइट में हैं, तो प्रदीप जैन थोड़ी बहुत आगे बढ़ सकत। बाकी जगह 4 सीटों पे तो हमें फिलहाल उम्मीद नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सचिन जैन, जिन्होंने बड़ी विस्तार से एक एक सीट की समीक्षा कर दी है। मुझे ज़्यादा सवाल नहीं करने पड़े क्योंकि वो खुद पत्रकार है, उन्हें मालूम है कि क्या देना है और क्या मतलब हमारे दर्शक की भूख हो सकती है। बड़े विस्तार से बता दिया। टीकमगढ़, दमोह, सागर, खजुराहो, ये चारों सीटों पर ऐसा लग रहा है कि एक तरफा माहौल है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा पीछे है। कई लोगों को तो कांग्रेस पकड़ पकड़ के लाई है और उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस इतना भी पैसा खर्च कर सकती है कि पोलिंग बूथ पर एजेंट बता सके, उनको बिठा सके, उनको बस्ते दे सके, होर्डिंग पोस्टर लगा सके। ये स्थिति भी बड़ी मजबूरी में होगी। ये इस तरह का यदि हाल है तो अंदाज लगाइए कि क्या हाल होगा इलेक्शन में और परिणाम क्या होगा। हाँ, झांसी में कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ भी टक्कर बहुत ज़्यादा, मतलब फाइट बहुत तगड़ी है। सचिन जी ने बहुत अच्छी व्याख्या, जैसे मैंने कहा था कि 5 सीटों के बारे में जो जानकारी मैं चाहता था वो जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।